हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सभी। उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका वापस से स्वागत करता हूँ जेई पे जी सीरीज में। मैं हूँ अर्पित नेमा फ्रॉम ए फेवरेट फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnerhub.com। तो पिछली वीडियो में अपन ने मास एक्शन के बारे में पढ़ा था, कुछ इक्विलिब्रियम के बारे में अपन ने जानकारियां ली थी कि इक्विलिब्रियम कब अटेन होता है, कब अटेन नहीं होता है। ठीक है, तो आज अपन उसके ही थोड़ा सा आगे के बारे में स्टडी करने वाले हैं। बहुत इजी सा टॉपिक रहेगा आपके लिए, तो उसमें घबराने की बात नहीं है, बस रिलेशंस को अपने दिमाग में रखना है। ठीक है, तो बिल्कुल कोई भी देरी ना करे, आगे चलते हैं। हाँ जी, तो अब अपन बात करने वाले हैं किसकी, रिएक्शन कोशेंट की। रिएक्शन कोशेंट होता क्या है, मैंने पिछले वीडियो में आपको थोड़ा सा हिंट दिया था, जिसमें मैंने बोला था कि अगर कोई भी रिएक्शन है, मान के चलो A + B बना रहा है C + D, मान लिया हमने, ये एज्यूम तो अपन करते ही रहते, तो वो कर लिया। ठीक है, अब ये कोई भी रिएक्शन है, मैं अगर इक्विलिब्रियम टाइम पर, ठीक है, टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम, जब T इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम हो, तब मैं रिएक्शन ना देखूं, तब मैं रिएक्शन ना निकालूं, ठीक है, और मैं कभी भी निकाल लूं। ठीक है, चलो चालू हुई, मैंने तुरंत निकाल लिया। रिएक्शन निकालना है, कंसंट्रेशन की बात करना है, तब उसको बोला जाता है रिएक्शन कोशेंट। ये कैसे निकालते हैं, देखो यहां पर इक्विलिब्रियम में अपन कैसे निकालते थे, अगर मैं बताऊं कैसे शो करते थे। अगर कंसंट्रेशन की बात कर रहा हूं तो अपन C लिखेंगे, प्रेशर की बात कर रहा हूं तो P लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन की बात कर रहा हूं तो X लिखेंगे या फिर चाई लिखेंगे। ठीक है, XC की बात करूंगा तो क्या आएगा, मतलब KC की बात करूंगा तो ये आएगा मास एक्शन ऑफ C, ये D कंसंट्रेशन ऑफ D डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A और कंसंट्रेशन ऑफ B। लेकिन यहां पर कहानी ये है कि ये बात किस पे हो रही है, एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, जब इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है, इक्विलिब्रियम का अटेन हो जाना मतलब अभी मैंने बताया था क्या होता है, यहां पर रेट जो हैं वो सेम हो गए। रेट सेम हो गए मतलब कि रेट ऑफ कांस्टेंट, रेट ऑफ बैकवर्ड इक्वल हो गई रेट ऑफ फॉरवर्ड, वाइस वर्सा, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, जैसे लिखना। ठीक है, ये हो गया। चलो, लेकिन जब ये ना हुआ हो, समझ रहे हो ना, जब ये कंडीशन आई ही ना हो, और उस टाइम पे अगर मैं कंसंट्रेशन किसी भी चीज की निकाल रहा हूं तो उसको बोला जाता है QC। अब समझ में आ गया। ठीक है, रिएक्शन कैलकुलेशन किसका, किसी भी कंसंट्रेशन का अदर देन इक्विलिब्रियम पॉइंट, तो उसको बोल सकता हूं QC। ठीक है, ये जनरल डेफिनेशन मैंने बोली अपने ऐसा समझने के हिसाब से। तो QC क्या हो जाएगा, सेम ही होगा C/D, मतलब A और B, C/D नहीं, CD/A/B। ठीक है, ये हो जाएगा, इसको बोलते हैं QC। ठीक है, इतना इजी तो था, इसमें कुछ नहीं। अब ध्यान से देखना, अब आपसे क्वेश्चन ऐसे तो नहीं पूछेगा कि क्या होता है, क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये बताओ कौन सी रिएक्शन है। K आपको गिवन होगा, K क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, वो आपको गिवन होगा। ये पूछेगा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, मतलब जो आपकी रिएक्शन है वो कहाँ जाएगी, आगे जाएगी पीछे जाएगी, आगे मतलब फॉरवर्ड, पीछे मतलब बैकवर्ड, तो आपको बताना होता है। इसके लिए Q आपको गिवन होता है, K आपको गिवन होता है, K है ना, QC आपको बताना होगा। सिंपल सी बात है, क्या, ध्यान सुनना। इस इक्वेशन को देख रहे हो आप सभी अच्छे से, है ना, तो मैं उसको ऐसे ऐसे कर देता हूं तो आपको अच्छे से भी दिखेगा। अगर QC ज्यादा हो गया, QC अगर ज्यादा है तो मैं क्या बोल सकता हूं, यहां पर C और D भी ज्यादा होंगे। क्यों, क्योंकि QC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दिख रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट्स। ठीक है, अगर मैं इसको एक और फॉर्म में लिखना चाहूं तो देखो मैं क्या लिख सकता हूं, देखो QC, देखना है ना अच्छे से, QC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अगर चाहूं तो लिख सकता हूं ऐसा, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, पूरा दिख रहा है ना, AB CD। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, हमारे रिएक्टेंट है, और ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट है। सही है ना, कुछ गलत तो नहीं लिखा। अब देखो, अगर QC की वैल्यू KC से ज्यादा है, ठीक है, चलो अब अभी तो बताता हूं, अगर QC की वैल्यू ज्यादा है, ठीक है, कहीं भी ज्यादा, तो क्या बनेगा, प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, रिएक्टेंट कम होगा,
ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, अब इक्विलिब्रियम में लेके आना पड़ेगा। तो क्या होगा, एक चीज ज्यादा है एक चीज कम है। इक्विलिब्रियम कब बनता है, जब दोनों चीज सेम हो जाए। मतलब इसको रोकना पड़ेगा, प्रोडक्ट आपको रिएक्टेंट बढ़ाना पड़ेगा। तो रिएक्शन कहां जानी चाहिए, बैकवर्ड डायरेक्शन। बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये कहां जाएगी, बैकवर्ड में, बैकवर्ड डायरेक्शन। अगर QC छोटू सा है, QC छोटा है, ये छोटा है, तो प्रोडक्ट भी छोटा। प्रोडक्ट मतलब कम, तो प्रोडक्ट हो गया कम, प्रोडक्ट हो गया कम। और दिख ही रहा है, अगर ये छोटा तो ये बड़ा, तो रिएक्टेंट ज्यादा, रिएक्टेंट ज्यादा तो कहां जाएगी ये, फॉरवर्ड डायरेक्शन। सही है, क्या इसमें कुछ गलत है, नहीं ना। तो आपको ऐसे ही पहचानना पड़ेगा। अब यहां पर एक आपको ग्राफ दिख रहा होगा, इसका मतलब क्या है, देखो यहां पर दो एरो दिख रहे हैं, ये दोनों की दोनों यहां पे आके रुक रहे हैं। क्यों, क्योंकि देखो यहां पर K और Q जो है वो दोनों इक्वल है। मतलब ये कहां की बात हो रही है, इक्विलिब्रियम स्टेट की। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूं, मार्क कर देता हूं क्योंकि ऑलरेडी लिखा हुआ है कि ये किसकी बात हो रही है भैया, इक्विलिब्रियम की। हर रिएक्शन चाहती है कि वो इक्विलिब्रियम पे आके बैठ जाए। ठीक है, जितना उसका रेट प्रोडक्ट साइड पे है उतना ही उसका रिएक्टेंट साइड पे हो, मतलब बैकवर्ड और फॉरवर्ड पे। ठीक है, वो चाहते हैं। अब उनको ये अटेन करनी है, कैसे करेंगे, K ज्यादा Q छोटा, Q छोटा तो क्या होगा, देखो Q अगर छोटा होगा तो क्या बनेगा, प्रोडक्ट कम बनेंगे। प्रोडक्ट कम कब बनेंगे, जब रिएक्टेंट ज्यादा हो जाएंगे। रिएक्टेंट ज्यादा होंगे, आपको कहां पे जाना पड़ेगा, आगे साइड, तो रिएक्टेंट कम होंगे, प्रोडक्ट बढ़ेगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो अभी मैं एग्जांपल से बता दूंगा। तो क्या होगा, उसको वो रिएक्शन कहां शिफ्ट होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ये देखो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। और अगर समझते हैं आगे, अगर मान लो Q आपका बड़ा है, Q ऊपर है, बड़ा है, K छोटा है, Q बड़ा, प्रोडक्ट ज्यादा, तो रिएक्शन क्या होगी, उल्टी होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। ये देखो नहीं समझ में आया, अभी एकदम से अच्छे से आने वाला है। ये समझ में आ गया ना, कैसे समझते हैं। QC कब निकालते हो, जब इक्विलिब्रियम टाइम पर ना निकालना हो अपन को। ठीक है, कोई भी टाइम पे, ठीक है, आपको जो चूज करना है वो, उसको अपन क्या बोलते हैं, QC बोलते हैं, रिएक्शन कोशेंट बोला जाता है इसको। ठीक है, रिएक्शन कोशेंट। ठीक है, चलो अब मैं समझाता हूं आपको एकदम ही बहुत ही अच्छे अंदाज में। इसको QC से शो करा जाता है भाई, तो इसको लिख लेते हैं जरा, QC, इसको क्या बोलते हैं, रिएक्शन कोशेंट। चलो ध्यान से समझते रहना, ठीक है। क्या हो रहा है, ये A है, ये प्लस B है, ये आगे गई, तो इसको क्या बोलूंगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड। क्या बना रहा है भैया, ये C प्लस D बना रहा है। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम कब होगा, जब रिवर्सिबल होगी, आगे पीछे दोनों साइड जा सके, तभी तो इक्विलिब्रियम अटेन होता है ना। चलो अब ये क्या है, आपका रिएक्टेंट है, ठीक। ये है आपका प्रोडक्ट, ये है आपका प्रोडक्ट, ठीक, क्लियर हो गया। अब ये कब अटेन होगा, K पर K पे अपन इक्विलिब्रियम बोलते हैं। अब ध्यान से देखते रहना, बहुत अच्छे तरीके से बता रहा हूं कि अगर QC की वैल्यू जो है, वैल्यू ऑफ QC क्या आ गई, कम आ गई। QC की जो वैल्यू है वो अपन मान के चलते हैं, वो क्या आ गई, कम आ गई K से। QC क्या होता था भैया, QC होता था, ये होता था, देखो CD कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A और B, ब्रैकेट को बोलते हैं एक्टिव मास, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूं। इनके आगे कुछ नहीं लिखा, तो इसलिए इसकी पावर 1 चल रही है ना। अब देखो QC अगर क्या है, छोटू सा है, QC छोटा है, ध्यान सुनो, QC छोटा है। अगर QC छोटा हो गया तो रिएक्शन क्या होंगे, रिएक्टेंट ज्यादा होंगे। सिंपल सी बात है, अगर कोई भी चीज ज्यादा है तो रिएक्शन तो करेगी ही करेगी, और अगर रिएक्शन करेगी तो क्या होगा, प्रोडक्ट और बनेंगे, प्रोडक्ट बनेंगे। तो यही तो लिखा है, देखो यहां पर क्या होगा, QC अगर यहां पर छोटू सा है, छोटा है QC, तो देखो रिएक्शन विल शिफ्ट फॉरवर्ड फॉर्मिंग मोर प्रोडक्ट। क्या हो रहा है, रिएक्शन छोटा है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन पे बढ़ेगा, देखो फॉरवर्ड डायरेक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर यहां पे लिख देता हूं मैं, QC इज स्मॉलर देन KC, तो क्या होगा, रिएक्शन जो है प्रोसीड होगी आगे, प्रोसीड नहीं लिख रहा हूं मैं, रिएक्शन कहां पर जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। या फिर आप लोग सीधे इस पे QC स्मॉल लिख लो। अब अगर QC बड़ा है,
QC क्या है, अब बड़ा है K से, दिख रहा है QC बड़ा है, प्रोडक्ट क्या होंगे, ज्यादा बनेंगे। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं कि यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा हो गई, कम करनी पड़ेगी, इक्विलिब्रियम अटेन करना है। ठीक है, इसका मतलब हमें इस पॉइंट पर क्या मिलेगा, रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो कम मिलेगी, रिएक्शन की कंसंट्रेशन कम होगी। अब इनको इक्वल कैसे करोगे, कम को और कम तो नहीं कर सकते, कम को ज्यादा भी नहीं कर सकते, कैसे ही करोगे, ऐसे थोड़ी कर दोगे कि वहां पे जाकर मिला दोगे। क्या करना पड़ेगा, इसकी रिएक्शन करानी पड़ेगी। रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, प्रोडक्ट आपस में रिएक्शन करके क्या करेगा, रिएक्टेंट बनाएगा। तो कहां जा रहा है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट इधर आ रहा है, पीछे आ रहा है। तो यहां पर ये रिएक्शन कौन सी हो गई भैया, ये आ जाएगी बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड आ जाएगी। और ये कौन सी आ रही थी, ये आ रही थी फॉरवर्ड। तो यहां पर सब लोग लिख लेंगे कि QC जो है वो छोटू सा है। क्लियर, चलिए ठीक है। अब अगर QC जो हो गया वो इक्वल हो गया KC के लिख रहा हूं मैं, ठीक है, यहाँ पे C नहीं लिखा हुआ है मैंने, अगर C लिखना चाहो तो लिख सकते हो क्योंकि कंसंट्रेशन की बात हो रही है। ठीक है, तो लिख ही देता हूं आप सभी के लिए, ये लो। ठीक है, अब QC इक्वल है KC के, देखो ये इक्वल है KC के। KC क्या होता है, इक्विलिब्रियम के टाइम पे होता है ना, तो मतलब ये सारे के सारे क्या होंगे, इसका कंसंट्रेशन और इन दोनों का कंसंट्रेशन सेम होगा। सेम होगा तो क्या होगा, रिएक्शन कहाँ जाएगी, कहीं नहीं जाएगी, स्टिल रहेगी। ठीक है, तो यहां पे रखूंगा, मैं बोलूंगा कि रिएक्शन क्या होगी, स्टिल होगी। स्टिल का मतलब है कि वो कहीं प्रोसीड नहीं होगी, वो ज्यों के त्यों बैठी रहेगी। क्लियर, समझ में आ गया इतना, बहुत इजी था QC और KC के बारे में रिलेशन। अब अगर आपको वैल्यू दे दी जाए तो आप निकाल लोगे बहुत इजीली। ठीक है, चलो याद रखना K की वैल्यू है ज्यादातर गिवन रहती है, निकालना बहुत ही मुश्किल से पड़ेगा, है ना। चलो अब थोड़ा आगे चलते हैं। आगे अपन को बात करनी है कुछ कॉन्सेप्ट्स की, ठीक है, जो कि लगते हैं। यहां पर आपसे क्या पूछता है मैं बताता हूं। यहां पे आपसे पूछेगा कि K का जो है आप इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख दो भैया, क्या होगा। ठीक है, तो चलो समझते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K से शो करते हैं, मान के चलते हैं ये सिर्फ कंसंट्रेशन की बात कर रहा है तो KC लिखना पड़ेगा। KC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। सर ये तो आता है हमें, और बताता हूं ना। अब ये तुमसे पूछेगा, सिर्फ इतना नहीं, ये बोलेगा आपको मैंने ये रिएक्शन दी गई है, इस रिएक्शन का रिवर्स कर दो, इस रिएक्शन का रिवर्स कर दो और अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख के दिखाओ। ठीक है, तो अगर मैं इसका रिवर्स करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, देखो मुझे मिलेगा B बना रहा होगा A। ठीक है, अभी क्या है, अभी A जो है वो आपका प्रोडक्ट है और A क्या है आपका, रिएक्टेंट है। B प्रोडक्ट है और A क्या है आपका, रिएक्टेंट है। लेकिन जैसे ही मैंने क्या कर दिया भाई, जैसे ही मैंने कर दिया इस रिएक्शन का रिवर्स, रिवर्स भी बोल सकता है वो, और अगर वो रेसिप्रोकल बोलना चाहे तो वो भी बोल सकता है, रेसिप्रोकल ये भी बोल सकता है वो, जो उसकी मर्जी रहे वो कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, अब देखो, अब उसने बोला कि अब लिख के दिखाओ KC, तो KC क्या हो जाएगा भैया बताओ, KA डिवाइड बाय B। ठीक है, मान के चल रहा हूं ये रिएक्शन 1 है तो इसके लिए K क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और अगर ये रिएक्शन 2 है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके लिए 2। तो क्या अब मैं ऐसा लिख सकता हूं कि ये जो K2 है, इन दोनों को अगर मैं रिलेट करना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं ना कि जो K2 है वो रेसिप्रोकल है K1 का, लिख सकता हूं ना। देखो ये क्या होगा, A अपॉन B क्या होता है कुछ नहीं पता, लेकिन B अपॉन A तो हमारा क्या है, K1 है, तो ये 1 अपॉन K1 हो गया ना, 1 अपॉन K1 हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं। तो ये रिलेशन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। बताता हूँ ये क्वेश्चन कैसे देगा। मान के चलो इसने क्या दिया, एक क्वेश्चन दे दिया कुछ भी, मान के चलो ये दिया, देखो H2 प्लस I2 बना रहा है 2HI। ठीक है, एक तो ये हो गया। इसके लिए हो सकता है कि वो आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे, गिवन दे। अभी बोलेगा कि इसका रिवर्स करो और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख के बताओ, तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन हो जाएगा वो। ठीक है, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। कुछ भी क्वेश्चन वो दे सकता है, याद रखना। ठीक है, तो अगर मैं इसका नॉर्मली कंडीशन पे K1 लिखना चाहूं तो क्या होगा, देखो ये हो जाएगा आपके पास HI का होल स्क्वायर क्यों हुआ, ये 2 जो है ना स्टोइचियोमेट्री पावर में चला जाता है, और ये H2 ये I2।
है कि नहीं। अब अगर उसने K2 बोला है कि रिवर्स कर दो इसका, तो ये क्या हो जाएगा 1/K1 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये H2 इधर आ जाएगा, ये I2 इधर आ जाएगा, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये HI का होल स्क्वायर हो जाएगा। दिख रहा है ये उल्टा, एकदम उल्टा दिख रहा है ना। तो ऐसे क्वेश्चन वो पूछता है। ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया ए और बी का। लेकिन अगर इसके सामने कुछ प्रेजेंट हो गया फिर क्या करें, मतलब कि अगर स्टाइशियोमेट्री प्रेजेंट है, जैसे इसके सामने 2 थी, फिर क्या करें। तो चलो उसका भी उपचार है, उसको भी पढ़ेंगे। ध्यान से सुनो। अब इसके सामने आपको क्या दिख रहा है, ए के सामने अल्फा है, बी के सामने बीटा है। ठीक है, अब इसका बताओ KC कैसे लिखोगे, ध्यान से देखना। अगर मैं लिखना चाहूं KC नहीं लिख रहा हूं अभी, है ना, K लिखूंगा तो क्या लिख सकता हूं, देखो कंसंट्रेशन ऑफ B, क्योंकि ये प्रोडक्ट है फिर से, और कंसंट्रेशन ऑफ A, क्योंकि ये रिएक्टेंट है वापस से। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके सामने बीटा है तो बीटा लिखो, इसके सामने अल्फा है तो अल्फा लिखो। क्लियर हो गया। ठीक है, अब अगर मान लो दोनों सेम ही बन गए, दोनों जो है वो सेम ही हैं, है ना। मान ऐसा लेके चलो, ये अल्फा हो गया, ये जो मिलके बना रहा है अल्फा बीटा। तब क्या लिख सकता हूं मैं, इसको लिख सकता हूं K इज इक्वल टू प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन A का कंसंट्रेशन, ये सेम है। स्टाइशियोमेट्री की जो स्टाइशियोमेट्री रहती है वो किस पे चली जाती है, पावर पे। तो क्या लिखूंगा इसको मैं, अल्फा, इसको भी लिखूंगा अल्फा। क्लियर है। तो इसको ओवरऑल क्या लिख सकता हूं मैं, K इज इक्वल टू, ये क्या होगा देखो, B की पावर A अल्फा। क्लियर, समझ में आ गया। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो पीछे अपन ने क्या बनाई थी, इक्वेशन, सबको इक्वेशन बना के चल रहे क्या। चलो ये बन गई एक इक्वेशन, ये बन गई दूसरी इक्वेशन, ये रेसिप्रोकल वाली। अब क्या मैं उसको ऐसा लिख सकता हूं K1, देखो K1, क्या मैं इसको लिख सकता हूं K इज इक्वल टू हो गया K1 की पावर अल्फा। तो इसमें से आपको क्या समझ में आया, क्या समझ में आया कि अगर कोई भी चीज अगर स्टाइशियोमेट्री में प्रेजेंट है, ठीक है, जो भी चीज अगर स्टाइशियोमेट्री में प्रेजेंट है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का भी वो पावर पे चला जाता है। क्लियर है, जिस चीज का इनटू होगा वो पावर पे चला जाएगा। यहां तक समझ में आ गया। सर अब अगर डिवाइड हुआ फिर क्या करें, मान के चलते हैं यहां पर मेरे पास प्रेजेंट है 1/अल्फा A, 1/अल्फा B। फिर क्या होगा, फिर भी सेम ही होगा। देखो अगर इसका इक्विलिब्रियम मैं लिखना चाहूं तो इसको मैं लेके चल रहा हूं K3, ये हो गया K4। K4 क्यों लिया, क्योंकि 1 और 2 अपन ने वहां पढ़ ली। ठीक है, K4 देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, इन दोनों की पावर 1/अल्फा 1/अल्फा। ठीक है, तो देखो K4 क्या हो जाएगा, K4 इसको मैं लिख सकता हूं K1, तो ये K1 ये हो गया आपके पास टोटल 1/अल्फा। तो जो भी चीज इंटू हो रही है, जो भी चीज इंटू हो रही है वो डायरेक्ट उसकी क्या बन जाती है, पावर बन जाती है। इतना भी समझ में आ गया। ठीक है, तो अपन ने क्या क्या देख लिया, एक देखा सिंगल रिएक्शन जब आपको अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है तो, दूसरा देखा कि अगर मैं उसका रिवर्स कर दूं तो क्या बनेगा, तो क्या हो जाएगा, वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। रिएक्शन का रिवर्स हो या फिर उसको रेसिप्रोकल वो क्वेश्चन में दे दे तो आपको भी क्या करना है, उसका कांस्टेंट को भी रेसिप्रोकल कर देना है। क्लियर। चलो अब आगे, अगर मल्टीप्लाइड में प्रेजेंट है कोई भी चीज, या तो अलग अलग है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर सेम आ गया, अगर उसका जो स्टाइशियोमेट्री है वो सेम है, ये आपका क्या है, सेम स्टाइशियोमेट्री है, तो आपको ऐसा करने को मिलेगा। बहुत आपको ऐसे कांस्टेंट देखने को मिलेंगे। क्लियर। अगर 1/, में है, हाफ में है, डिवाइड में है, तो भी आपको क्या करना है, उसकी पावर ही पे चढ़ाना है। चलिए आगे। अब तो अपन ने एक का देखा था ना, अब अगर दो रिएक्टेंट हो, पिछले अपन ने क्या देखे हैं, एक एक देखे हैं, ये एक रिएक्शन है, ये भी क्या है अपना एक रिएक्शन है। अब अगर आपके पास दो हों ऐसे A + B C + D बना रहे हो तो क्या करोगे, आप ध्यान से देखते रहना। ठीक है, इसके कई केसेस बनते हैं। A + B मान के चलो, अब मैं बना रहा हूं K, कौन सा 5, क्या बनेगा ये देखो, कंसंट्रेशन ऑफ C, कंसंट्रेशन ऑफ D डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A और कंसंट्रेशन ऑफ B। ऐसे लिख सकता हूं इसको। ठीक है, एक और चीज, अगर A जो है वो क्या बना रहा है आपका, B बना रहा है, अपन ने भी देखा। ठीक है, तो K1 क्या हो गया था अपना, B/A।
अगर एक और रिएक्शन है जो सी और डी बना रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, देखो अगर मान के चलूं मैं के एन लिख ले रहा हूं इसको, तो ये क्या हो जाएगा, देखो कंसंट्रेशन ऑफ डी डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ सी। ठीक है, मतलब कि दो रिएक्शन है, उनका अगर मैं सम कर दूं, प्लस कर दूं, प्लस कर दूं तो ऐसा बनेगा ए प्लस बी सी प्लस डी। समझ में आ गया? ए यहां पे क्या दिख रहा है आपको, ए सी बी डी बना रहा है। अब मैं अगर यहां पे ऐसा कर दूं कि ए और सी बना रहा है, देखो इस रिएक्शन को अगर मैं मैच करना चाहूं तो ए क्या बना रहा है, सी बना रहा है, और बी बना रहा है डी, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास डी अपॉन बी, ये क्या हो जाएगा आपके पास सी अपॉन ए। ऐसे ही बनेगा, ऐसे ही बनेगा। फिर से समझ लो, दो रिएक्शन है मेरे पास, ए बना रहा है सी और दूसरी रिएक्शन है बी बना रहा है डी। क्लियर है? उनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 इज इक्वल टू क्या, सी अपॉन ए, और Kn इज इक्वल टू डी अपॉन बी है। ये वाला K1 K2 K3 वो वाले भूल जाओ, अब ये नए वाले हैं ना। तो देखो अगर मैं अब नया वाला कांस्टेंट लिखना चाहूं तो K, मैं लिख रहा हूं उसको क्या, K5, Ka लिख देता हूं, Ka चलेगा ना। Ka इज इक्वल टू, देखो क्या हो जाएगा, Ka नया वाला है इस इक्विलिब्रियम के लिए, तो मैं उसको क्या लिख सकता हूं, ऐसा। इसको मैं एक और तरीके से लिख सकता हूं, K, देखो C अपॉन ए क्या है, C अपॉन ए है हमारा K1, तो मैं उसको लिखूंगा K1, ठीक है, इंटू D अपॉन बी क्या है, D अपॉन बी है Kn, ऐसा। तो हमें इसमें क्या पता चल रहा है, जब कभी भी रिएक्शन का सम होता है, ठीक है, जब कभी भी रिएक्शन का क्या होता है, सम होता है, तो उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। क्लियर है? समझ में आ गया? मतलब कि अगर मैं दो रिएक्शन को ले रहा हूं, फिर से सुन लो, दो रिएक्शन को ले रहा हूं, इनका मैंने सम कर दिया, ए प्लस बी सी प्लस डी, ऐसा कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा, उनके जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होंगे उनके खुद के, उनका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। इजी है, बहुत इजी। चलो अब अगर ध्यान से देखना, अगर मैं इसका क्रॉस कर दूं, देखो क्रॉस मतलब क्या, कि मैं इसको हटा रहा हूं अभी, है ना, देखो मैंने क्या लिखा हुआ है कि ए जो है वो सी बना रहा है और जो आपका बी जो है वो डी बना रहा है, ठीक है, क्लियर है। अब एक नई रिएक्शन बनाऊं मैं, नई रिएक्शन क्या, ए प्लस डी जो हो जाए, ए प्लस डी हो गया अगर, ठीक है, और वो बना दे बी प्लस सी, सी प्लस बी या फिर बी प्लस सी, जैसा तुम्हें लिखना हो, ऐसा। तो इसमें क्या हुआ भाई बताओ, इस रिएक्शन के लिए उसका इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, बताता हूं मैं। अगर मैं, ध्यान से देखना, इस रिएक्शन का रिवर्स कर दूं, इस रिएक्शन को मैं देखो क्या कर रहा हूं, रिवर्स, तो आपको अगर मैं इसको रिवर्स कर दूंगा तो कैसा देखेगा, देखो ए जो है वो तो सी ही बना रहा है, इसको मैंने टच भी नहीं किया, लेकिन इसका रिवर्स कर दिया तो डी जो है वो क्या हो गया, बी हो गया, हो गया। तो देखो अब अगर मैं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना चाहूं तो वो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन के एन हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 1 अपॉन के एन हो गया, रिवर्स किया है, पहले से ऐसी रिएक्शन नहीं थी, हमने करा है, तो 1 अपॉन के एन हो जाएगा उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। और इसका क्या रहेगा, इसका तो सेम ही रहेगा K1। तो अब अगर मैं इसको टोटल एक रिएक्शन में बनाना चाह रहा हूं, ऐसी वाली रिएक्शन में, देखो क्या हो जाएगा, K नया वाला, तो इसको B लिख रहा हूं, इज इक्वल टू जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ C, कंसंट्रेशन ऑफ B डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A, कंसंट्रेशन ऑफ D। क्लियर? देखो Kb इज इक्वल टू क्या बन रहा है, Kb इज इक्वल टू बन रहा है C अपॉन A, क्या है हमारा, सेम ही है K1, ठीक है, इंटू है B अपॉन D है क्या, कुछ नहीं है, इसका रेसिप्रोकल करोगे तब 1 अपॉन के एन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन के एन। तो इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें यह पता चला कि अगर मैं क्या करूं, कोई भी रिएक्शन जो है उसको मैं रिवर्स करके सम करता हूं तो वो रेसिप्रोकल में आ जाता है, वो एक रेसिप्रोकल में आ जाता है, ठीक है। तो अपन ने टोटल ओवरऑल क्या क्या देख लिया वो देख लो एक बार वापस से। कुछ तो इजी थे तो आपको समझ में आ गए होंगे, जैसे कि ये वाला, इसमें कुछ नहीं था, मैंने आपको रिवर्स वाला बताया।
ए से अगर बी बन रहा है तो आपको जैसे बहुत नॉर्मल ये वाला तो बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर रिवर्स कर दिया तो क्या हो जाएगा, 1/k1 हो जाएगा वो, इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ठीक है। आगे चलो, तो अगर मल्टीप्लिकेशन में है और अगर सेम है तो वो पावर पे चढ़ जाएगा, अगर डिफरेंट है तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा β/α, ठीक है, समझ में आ गया। अब अगर वहां पे डिवाइडेड में है 1/α है, 1/α है, तो उसकी पावर भी 1/α ही हो जाएगी, यूं। क्लियर है। चलो अब यहां पर दिमाग लगाने वाली बात है, दो रिएक्टेंट हैं A+B C+D बना रहे हैं, ठीक है। देखो A+B मिलके C+D बनाए तो एक नॉर्मल जो है उसका क्या होगा, अगर मैं लिखना चाहूं तो कंसंट्रेशन K वाला, इसके लिए क्या हो जाएगा CD/AB होगा, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, CA को मैं लिख सकता हूँ K1 इंटू, मतलब मैंने क्या किया, अगर सम करना हो तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा घुमा देता हूँ, A के साथ D को करा रहा हूँ, C के साथ B को करा रहा हूँ, तो आपको रेसिप्रोकल देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि एक रिएक्शन रिवर्स हो गई, एक रिएक्शन रिवर्स हो गई, इसलिए। क्लियर, समझ में आ गया, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इतना लिखो, फिर एक फैक्टर की बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट है। चलिए QC KC के बारे में देख लिया, लेकिन KC आप सभी को पता है K, लेकिन किसके टर्म में, कॉन्सेंट्रेशन के। अगर यहां पर अपन टेम्परेचर वेरी करा रहे हैं तो क्या फर्क पड़ता होगा K के ऊपर, ठीक है। तो ये हमें पढ़ना है, ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ध्यान से सुनो। सबसे पहले आपको एक इक्वेशन याद रखनी है, log K2/K1 इज इक्वल टू होता है डेल्टा H, ठीक है। ये चेंज हो सकता है, अभी बताऊंगा मैं, अपॉन 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2, और हम ये लेके चलते हैं कि T2 इज ग्रेटर देन T1, ठीक है। चलो अब समझते हैं थोड़ा। मेरे पास मान लो एक कंटेनर ही है, टेम्परेचर कुछ तो होगा, स्टार्टिंग में टेम्परेचर कम होगा, अब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो जो T2 आया वो तो बड़ा आएगा ना, समझ रहे हो। चलो देखो बताता हूं, यहां पर मेरे पास एक ऐसा कंटेनर है, ठीक है। चलो इनिशियल टेम्परेचर को मैं T1 मान ले रहा हूं, लेकिन अगर मैं हीट दे रहा हूं, सिंपल सी बात है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसको मैंने T2 बोला है। इसीलिए मैंने आप सभी से क्या बोला कि T2 इज ग्रेटर देन T1, ठीक है। अपन ये मान के चल रहे हैं, ठीक है। चलो सर ने क्या बोला, T2 इज ग्रेटर देन T1। अब मैंने आपको अभी इक्वेशन लिखाते लिखाते एक बात बोली थी कि डेल्टा H चेंज हो सकता है, समझते हैं थोड़ा। आइए यहां पर जरा गौर फरमाइएगा कि डेल्टा H अगर मैं एंडोथर्मिक के लिए बोल रहा हूं, एंडोथर्मिक क्या होता है, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, एक्सो एग्जिट, एंडो अंदर, मतलब कि एंडोथर्मिक एक वैसी रिएक्शन है या फिर ऐसी टर्म्स है जिसमें हीट को आपको देना पड़ता है, हीट एब्जॉर्ब होती है। इसीलिए यहां पर डेल्टा H को अपन क्या बोलते हैं भैया, पॉजिटिव बोलते हैं। क्या ये बात क्लियर है? एक्सोथर्मिक, हीट रिलीज होगी, निकलेगी, तो डेल्टा H यहां पर क्या होता है भैया, नेगेटिव होता है। अब इन सब चीजों के लिए समझते हैं अच्छे से। अगर मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया तो क्या होगा और कम किया तो क्या होगा, चलो समझो। एंडोथर्मिक ये है, एक्सोथर्मिक ये है। मैं मान के चल रहा हूं कि T2 इज ग्रेटर देन T1 है, तो इसके केस में देखो क्या बन जाएगा। अगर मैं इक्वेशन वापस लिखूं कि log K2/K1 तो चल ही रहा है, अब जो डेल्टा H है वो उसको मैं पॉजिटिव डेल्टा H लिख दूं, पॉजिटिव H लिख रहा हूं, ठीक है। डेल्टा लगा लेना, चेंज है ना, डिवाइड बाय 2.303 और ये R। सिंपल सी बात क्या है, ध्यान सुनना। अगर T2 बड़ा है, T2 बड़ा है तो 1/T2 की वैल्यू छोटी आएगी, ठीक है। तो ऐसे लिख रहा हूं मैं, देखो 1/T1 माइनस 1/T2 है। ध्यान से समझना, ये समझ गए तो बहुत समझ गए। देखो अगर 1/T2, T2 बड़ा है तो 1/T2 छोटू सा होगा, क्यों, न्यू डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो वैल्यू छोटी आएगी। और अगर T1 छोटा है तो ये T1 क्या, 1/T1 क्या होगा, बड़ा होगा, सिंपल सी बात है। चलो समझाता हूं, ध्यान से समझना कि मान के चलते हैं क्या, 1/ जो T2 है वो है 100, ग्रेटर लेके चल रहे हैं ना, और T1 जो है वो है आपका 10, एग्जाम्पल है ना। तो अगर मैं 1/T2 करता हूं, मतलब 1/100 करता हूं, तो वैल्यू क्या आएगी, और 1/10 करूंगा तो वैल्यू क्या आएगी, बताओ वैल्यू कौन सी बड़ी आएगी, ये वाली बड़ी आएगी। समझ पाए ना, तो मैं यही बता रहा था, क्लियर। चलो तो इसको मैं मिटा देता हूं। अब ध्यान से सुनो, अगर मैंने क्या करा हुआ है, यहां पर
मैं इसको सम करूंगा, इसको मैं कैलकुलेट करूंगा, तो मुझे वैल्यू कौन सी मिलने वाली है? पॉजिटिव। तो यहां पर ये पूरी की पूरी वैल्यू कौन सी होगी? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि ये मुझे एक पॉजिटिव टर्म देगा और इनटू भी पॉजिटिव ही हो रहा है, तो टोटल ऑल जो ओवरऑल वहां पे कैलकुलेशन कौन सी आएगी? पॉजिटिव आएगी। क्या कुछ गलत है भैया? नहीं गलत है। ठीक है, तो मैं ये लिख सकता हूं कि log K2 डिवाइड बाय K1 जो है वो आने वाला है पॉजिटिव। क्लियर है? अगर पॉजिटिव आ गया तो K2 इज ग्रेटर देन क्या होगा? K1 होगा। इसका मतलब ये है अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो, ध्यान से सुनना, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो, क्योंकि ये K1 और K2 क्या है ये पता है आपको? नहीं पता? चलो एक बार लिखवा देता हूं कि यहां पर T2 एंड T1 क्या है? T2 एंड T1 है टेम्परेचर एट K1, और K1 क्या है? कोई भी रिएक्शन का, K2 कोई भी रिएक्शन का जो अपन ने क्या लेके रखा है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K। ठीक है, चलो अब T1 क्या है? टेम्परेचर एट K1। ठीक है, मतलब एक पहली रिएक्शन है, एक दूसरी रिएक्शन है, वैसा कंडीशन को समझ लो। ठीक है, एक दूसरी पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन। चलो अब देखो K2 इज ग्रेटर देन K1, मतलब कि अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, या फिर आप बढ़ा रहे हो, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी बढ़ेगी, पहले वाले से बढ़ जाएगी। क्लियर? समझ में आ गया? अब यही चीज समझते हैं एक्सोथर्मिक के लिए, बहुत इजी मिलेगा। देखो एक्सोथर्मिक में अगर मैं यही चीज लिखना चाहूं, सेम इक्वेशन यही वाली आएगी कि नहीं आएगी? बताओ। देखो ये आएगा log K2 डिवाइड बाय K1 इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, माइनस डेल्टा H। ठीक है, नेगेटिव हो गया ना अब, क्योंकि एक्सोथर्मिक है, डिवाइड बाय 2.303, R तो रहेगा ही रहेगा, 1/T1 माइनस 1/T2। भैया अब अगर ये कितना भी पॉजिटिव हो जाए, कैलकुलेशन जैसी भी हो जाए, पॉजिटिव अगर हो भी गई तो यहां पर तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन जब इसका मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ तो नेगेटिव है, तो ये ओवरऑल जो वैल्यू है वो नेगेटिव आएगी, जिसके कारण आपको क्या मिलेगा? log K2 डिवाइड बाय K1, ओवरऑल वैल्यू मिल गई नेगेटिव। तो क्या समझ में आ रहा है कि K2 इज स्मॉलर देन K1। मतलब कि अगर रिएक्शन में से हीट रिलीज हो रही है, ठीक है, अगर रिएक्शन में से हीट रिलीज हो रही है और अगर आपने टेम्परेचर और बढ़ा दिया, तो पहला कंडीशन, जब आप उसको टेम्परेचर नहीं दे रहे थे तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगी, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज़्यादा होगा, और अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया उस कंडीशन में उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम होगा। क्लियर है? तो क्या बोलोगे? इक्विलिब्रियम शिफ्ट कहां पर होगा? जहां पर कम टेम्परेचर होगा। क्लियर हो गया? समझ में आ गया ये बात? तो ये कंडीशन थी किसकी? एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक की। सिर्फ समझने वाली बात ये है, ये अगर आपको कौन सी वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन अगर आपको समझ में आ गई तो भैया फिर आप बढ़ गए आगे। सिर्फ इतना ही तो पता करना है और आगे कुछ नहीं पता करना है। सिर्फ ये अगर पता है तो एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक कोई वैल्यू नहीं रखता, आपको समझ में आ जाएगा। नेगेटिव है, पॉजिटिव है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव रखोगे तो ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, नेगेटिव रखोगे तो ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका जो आपका कैलकुलेशन है 1/T1 माइनस 1/T2 इज पॉजिटिव। ठीक है, लेकिन अगर T1 बड़ा है T2 छोटा है, फिर क्या करोगे? ठीक है, T1 बड़ा है T2 छोटा है, अब इसमें बात 1/T1 फिर छोटा हो जाएगा ना, 1/T2 बड़ा हो जाएगा, फिर नेगेटिव आएगी, फिर उल्टा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए टेम्परेचर को पहले देखते रहना। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो कि अफेक्ट करते हैं। अब इसको लिख लो, फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे चलेंगे। डिसोसिएशन के बारे में अपन को पढ़ना है, वो इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चंस आते हैं। इसको लिखो। देखो अब बहुत सारे क्वेश्चन पहले बने हुए हैं किससे? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन थे, तो ये हमको अच्छे से समझना है। ठीक है, देखो क्या होता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज द फ्रैक्शन ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट दैट अंडरवेंट डिसोसिएशन, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैं मान के चल रहा हूं कि मेरे पास क्या है? 2A एक रिएक्टेंट है जो कि टूटने के बाद क्या बना रहा है? B बना रहा है, B2 बना रहा है। एग्जाम्पल लेके चलें। ठीक है,
ये अब देखो तो समझना अच्छे से कि यहां पर आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन रिएक्टेंट का निकलेगा। रिएक्टेंट विल ओनली गिव DOD, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्यों भैया, यही तो टूटेगा, प्रोडक्ट नहीं देगा। ठीक है, अब अपन ये कब निकालते हैं, इक्विलिब्रियम कर, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम, तो ये जरूर लिखना है। ठीक है, अब इसको निकालते कैसे होंगे, पहले कितना था और अब कितना बचा इक्विलिब्रियम की स्टेट पर, उसको अपन क्या निकालते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। मैं मान के चल रहा हूं कि पहले इनिशियल मोल इसका A था, ठीक है, तो इनिशियली ये प्रोडक्ट 0 होगा। सही है ना, सही है। इनिशियल मोल इसका A है तो प्रोडक्ट 0 होगा, टाइम इज इक्वल टू 0 पर। जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं होगी तो प्रोडक्ट तो होगा ही नहीं हमारे पास। ठीक, अब जैसे ही मैं पहुंच गया एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, तो देखो क्या बचेगा, ये A बचेगा, कितना था, A था, कितना कम हो गया, देखो 2A है ना, तो ये हो जाएगा 2A कम हो गया। जितना यहां लिखा रहेगा उतना आप इधर लिखोगे। ठीक है, इस कितना बन गया, यहां कितना बन गया, A बन गया, देखो A2 है, ऐसा बन गया। क्लियर है। तो अब अगर मैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा DOD इज इक्वल टू, कितना टूट गया, 2A टूट गया, पहले कितना था, A था सिर्फ, देखो A, तो यहाँ पे A, तो कितना आ गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 2। अब अगर परसेंटेज पूछ ले तो इनटू इसमें क्या कर दोगे आप, 100 का कर दोगे। इनटू किसका कर दोगे, 100 का कर दोगे। भैया ये अल्फा क्या है, अल्फा है आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, अल्फा से इसको शो करते हैं। फॉर परसेंटेज आप क्या करोगे, मल्टीप्लाइड बाय 100 फॉर परसेंटेज। क्लियर, ठीक है, समझ में आ गया। चलो बहुत सारी रिएक्शंस का अपन प्रैक्टिस करते हैं, तब आपको और क्लियर हो जाएगा, समझना अच्छे से अब। ठीक है, देखो यहां पर A2 है, 2B बना रहा है, 2A है, 2B बना रहा है, 2A प्लस 4B इज इक्वल टू 2C बना रहा है, और A प्लस 4B 2C बना रहा है। अब कैसे निकालेंगे, मैंने क्या बोला, रिएक्टेंट का निकालते हैं, प्रोडक्ट को सबको भूल जाओ। इनिशियली मैं लेके चल रहा हूं, इसके पास कितना मोल है, 1 मोल है। ठीक है, तो देखो अब जब T इज इक्वल टू 0 है तो सिर्फ ये क्या होगा, 1 होगा और ये 0 होगा। लेकिन जब इक्विलिब्रियम पे पहुंच गया तो मैंने मान के चला इसमें से एक में से x कम हो गया। क्यों, इसके आगे कुछ लिखा है क्या, नहीं लिखा। अब और यहाँ पे प्रोडक्ट कितना बन गया होगा, फिर 2x बन गया। क्यों, 2 ये लिखा हुआ है और 2 x है। ठीक है, इससे हमें क्या समझ में आता है, कैसे समझोगे, एक पार्ट से 2 पार्ट बन रहा है, 2 पार्ट से 2 ही पार्ट बन रहे हैं, 2 पार्ट रिएक्ट करके 2 पार्ट ही बना रहा है। अब यहां पे देखो कितना है, 2 पार्ट रिएक्ट करके 2C बना रहा है A का, और 4 पार्ट ऑफ B रिएक्ट करके कितना बना रहा है, 2 पार्ट ऑफ C बना रहा है। ठीक है, तो ऐसे अपन को कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, चलो अब समझते हैं। अगर इसका मैं DOD लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, DOD मतलब कि अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू, देखो क्या जाएगा, डिसोसिएट कितना हो गया सर, x हो गया, तो x लिख दो। इनिशियली कितना था सर, 1 था, तो यहां पे 1 लिख दो, क्या दिक्कत है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ A या फिर रिएक्टेंट कितना आ गया, x आ गया। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। चलो अब इसकी बात करते हैं। मैंने मान के चला इसका मोल कितने थे, लगभग 3 थे। ठीक है, और जब इन T इज इक्वल टू 0 होगा तो यहां पर ये तो कितना होगा, 3 मोल ही होगा, है ना, 3 ही मोल होगा, और ये यहां पर क्या होगा, 0 होगा। यहां तक क्लियर है, बहुत मस्त आ रहा है। अब जैसे ही मैं पहुंच गया इक्विलिब्रियम पर, तो अब बताओ ये क्या हो जाएगा, देखो 3 इनिशियली था, माइनस कितना कम हो गया, 2 पार्ट, तो 2x ले लेता हूं मैं, क्या दिक्कत है। ठीक है, चलो अब यहां पर कितना बना लिया इसने, सर 2x इसने बना लिया। अब एक चीज आपको देखने को मिल रही है, जितना इधर होता है उतना ही इधर होता है। हाँ जी, वैसे ही होता है। ठीक है, तो देखो इनिशियल कितना हो गया। अब अगर मैं अल्फा लिखना चाहूं, अल्फा फॉर रिएक्टेंट, तो कितना हो जाएगा, देखो 2x डिवाइड बाय 3, ये क्या हो जाएगा आपके पास, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इंटू 100 का कर दोगे तो परसेंटेज जाएगा, परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। यहां तक क्लियर, मजा आ गया। चलिए अब इसकी बात करते हैं। मैं क्या लेके चलूं, ABC लेके चलूंगे। अब आप जैसा बोलोगे, ABC लेके चलूं, चलो ABC लेके चलते हैं। ये A है, ये B है, ये इसका मोल अपन नहीं लेके, पता ही नहीं है कितना बन रहा है ना। तो T इज इक्वल टू जब 0 है, ठीक है,
तो क्या है, इसके पास सिर्फ ए ही प्रेजेंट है, तो ये ए है। t इज इक्वल टू बी, जब क्या है 0 है तो बी भी 4b कितना होगा, इनिशियली b मोल है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब t इज इक्वल टू 0 है तो प्रोडक्ट 0 होगा। कितना ईजी है। चलो अब देखो, अब अगर मैं t इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम की बात करूंगा तो अब ध्यान से देखते रहना। देखो a माइनस कितना पार्ट दिख रहा है, 2 पार्ट, तो क्या लिखूंगा मैं 2x कम हो गया। अल्फा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 अल्फा। चलो इस वाले में अपन अल्फा लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, x ले लो अल्फा ले लो, लोग बहुत टाइप से ले लेते हैं अपनी मर्जी से, कोई दिक्कत नहीं। a माइनस 2x ले लूं, ठीक है। अब देखो b के लिए क्या हो जाएगा इक्विलिब्रियम पर, ये हो जाएगा सर b माइनस 4x, बिल्कुल सही, 4 पार्ट है उसके। अब ये कितना बन गया होगा, ये बन रहा है हमारा 2x, देखो 2 ही है आगे, है ना। ठीक है, अब मत बोलना कि सब सेम ही है, क्लियर है, समझ में आ गया। ये जस्ट एग्जांपल लेके चल रहे हैं अपन। अब अगर मैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब अल्फा फॉर ए, फॉर रिएक्टेंट ए, तो देखो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कितना पार्ट टूट चुका है, -2x, तो माइनस आइनस तो लिखते ही नहीं है, तो 2x डिवाइड बाय इनिशियली कितना था सर a था, तो ये लिख दो, क्लियर। चलो अल्फा फॉर b, ये क्या जाएगा देखो 4x डिवाइड बाय b, कितना इजी। अब ये वाला आप करके दिखाओ, मैं ये लेके चल रहा हूं कि इसका 1 पार्ट है, इसका x पार्ट है, इसका मैं 1 दिया हूं, इसका x दिया हूं। अब बताओ क्या बनेगा, तो आप भाई बोलोगे कि t इज इक्वल टू अगर 0 है सर तो ये 1 होगा, ये x होगा, ये 0 होगा, कितना इजी। अब यहां पर आप लिख के दिखाओ अल्फा फॉर b कितना होगा और अल्फा फॉर a कितना होगा, ये आपके हाथ में, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो कुछ इस तरीके से आपका क्या निकाला जाता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाला जाता है। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। चलो अब थोड़ा आगे चलेंगे और इससे कैसे क्वेश्चन आया है वो मैं आपको बताऊंगा। देखो 2023 में 11 तारीख अप्रैल की इससे ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था। अब देखो इसमें कैसे सॉल्व करने वाले हैं, सबसे पहले पढ़ लेते हैं। 4.5 मोल्स ऑफ ईच हाइड्रोजन एंड आयोडाइड, ठीक है, इज heated in a sealed 10 लीटर वेसल एट इक्विलिब्रियम 3 मोल ऑफ HI पाए गए, ठीक है। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस इज, मतलब हमें क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मतलब K निकालना है, किसके लिए, इसके लिए। तो रिएक्शन क्या लिखी है भैया, H2 प्लस I2 जो कि बना रहा है 2HI। यहां तक क्लियर, समझ में आ गया। फिर से पढ़ लो, 4.5 मोल्स ईच ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडाइड, मतलब कितना था भैया मोल, T इज इक्वल टू अगर 0 है तो 4.5 मोल है, इसका भी 4.5 मोल है, ये 0 होगा, ठीक है। इज हीटेड इन 10 लीटर, चलो 10 लीटर एट इक्विलिब्रियम 3 मोल ऑफ HI वर फाउंड। लेकिन जब T इज इक्वल टू क्या आ गया, इक्विलिब्रियम, तो यहां पर इसके जो मोल हैं वो कितने पाए गए, 3 पाए गए। इजी है, इजी है, ठीक है। चलो तो अब ये कितना बना होगा, ये कितना बना होगा, चलो अपन इसको अपने हिसाब से देखते हैं, जैसे अपन ने पहले पीछे देखा था। ध्यान से देखना, अगर ये x है, मान के चल रहा हूं मैं 4.5 है, माइनस x कम हो गया होगा इक्विलिब्रियम के टाइम पे, क्लियर। यहां पर भी आयोडीन में भी क्या होगा, 4.5 है, x कम हो गया उसका, इसमें क्लियर है। इन्होंने कितना बनाया होगा, क्वेश्चन को छोड़ो, क्वेश्चन तो बोल रहा है 3 दिया है, तो अपने हिसाब से इसने कितना बनाया होगा सर, 2x बनाया होगा, सही है ना, सही है ना। अब अगर ये इक्वेशन में आपको पीछे प्रैक्टिस कराता इधर तो कैसे लिखते, चलो लिख लेते हैं एक बार, H2 प्लस I2 और क्या बना ये 2HI। मैं आपको देखे रख रहा हूं कि इनके 4.5 मोल है, इसके 4.5 मोल है, इसका तो अपन 0 ही लेके चलते हैं, T इज इक्वल टू 0 पे। इक्विलिब्रियम पे कैसे निकालते, ऐसे ही निकालते ना सर, 4.5 इनिशियल में से कितना माइनस हो गया, आगे कुछ दिया है नहीं तो x लिखता, 4.5 माइनस x लिखता, यहाँ पे क्या लिखता, 2 है इसके सामने तो 2 और x कम हो रहा है तो x, तो यही तो मैंने पहले लिखा है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कंफ्यूज मत हो जाना, भले वो 3 दिया हुआ है, क्लियर है, समझ में आ गया। ये क्वेश्चन बहुत ईजी बन गया। अब देखो यहां पर अपने हिसाब से तो 2x बन रहा है और वो देखे रखे हैं 3, तो इससे मैं x निकाल सकता हूं, मतलब डिसोसिएशन निकाल लूंगा। देखो यहां पे इनिशियली इसने क्या बोला, अभी
इसके पास 4.5 थे। इक्विलिब्रियम पे क्या हो गया, 3 मोल बन गए किसके, HI के, और हमारे हिसाब से आया है 2x। तो 2x इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 हो गया, तो x इज इक्वल टू कितना होगा, 1.5 हो गया। x इज इक्वल टू 1.5 हो गया। समझ में आ गया ना कैसे निकाला। ध्यान से सुनो, हमें अगर ये मिल गए ना इक्विलिब्रियम पे तो अपन k निकाल सकते हैं। और अगर मैं ये बोलूं k कैसे निकालेंगे, Kc निकालेंगे, कंसंट्रेशन है ना। तो Kc निकालोगे तो आपको सबके मोल तो पता होने चाहिए, मोल अपॉन वॉल्यूम ही तो कंसंट्रेशन होता है भैया, ठीक है। तो मोल ही तो निकाल रहे हैं अपन किस पे, इक्विलिब्रियम पर, क्योंकि वही तो अपना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। चलो तो मैंने क्या करा, यहाँ पे 4.5, ये तो अपन ने नॉर्मल इक्वेशन लगाई, 2x अपना आ रहा था, उनने देखे रखा है 3, तो अगर मैंने उससे ही x की वैल्यू निकाल ली आपके सामने तो 1.5 आ गया। तो इक्विलिब्रियम पे ये वैल्यू क्या आ गई होगी, 4.5 माइनस 1.5, मतलब कितना हो गया, 3 मोल, इसके 3 मोल और फिर इसके भी तो 3 वो दे के रखा है, ठीक है। तो ये मैं आपको एकदम स्पेसिफाई कर देता हूं, ये अपन ने कैलकुलेट करके निकाला है बाय कैलकुलेशन, और ये क्या देखा था हमको, गिवन था। Kc कैसे निकालते हैं, Kc इज इक्वल टू, देखो क्या होगा, ये रही आपके सामने रिएक्शन, तो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट क्या है हमारा, HI, उसके सामने है 2, तो आ जाएगा ऊपर, स्टोइकियोमेट्रिक पावर बन जाती है, डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H2 और I2। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ गया। अब आप बोलोगे हमसे, सर कंसंट्रेशन तो हमने निकाला ही नहीं, मोल निकाले हैं, तो जब मोल सबके सेम है तो कंसंट्रेशन भी सेम होगा, कुछ गलत है क्या, नहीं गलत है। जब मोल सबके सेम है 3 3 3 तो कंसंट्रेशन भी सेम ही है। कंसंट्रेशन तो वो 10 लीटर लेके चल ही रहा है, वॉल्यूम तो सेम ही लेके चल रहा है 10 लीटर, तो वो सब सेम होगा। चलो तो अगर मैं ये वाली वैल्यू पुट करूंगा तो ये कितना जाएगा, देखो HI मतलब 3 का स्क्वायर मतलब 9, डिवाइड बाय 3 इंटू 3 कितना हो गया, 9 हो गया। तो Kc की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, Kc की वैल्यू 1 आ गई। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। तो अगर आपने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं सीखा तो ये वाला क्वेश्चन नहीं बनता, एकदम सीधा है, एकदम सीधा बोलूंगा कि नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि अगर आपको यही नहीं आएगा तो आप ये वाला फॉर्मूले में कैसे वैल्यू पुट करोगे, आप पता क्या करोगे, फिर 4.5 पुट कर दोगे, फिर कैसे निकालोगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp से निकालोगे कि Kx से निकालोगे, ऐसा नहीं होगा। क्लियर है, तो आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन समझना पड़ेगा। क्लियर है, चलो इसको लेको फिर आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब एक और क्वेश्चन 2023 31 जनवरी को आया था। क्या लिख रहा है, फॉर रिएक्शन SO2 प्लस हाफ O2 बना रहा है SO3, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या निकालना है, Kp अपन को गिवन है एट 1 प्रेशर 1 atm, द Kc फॉर द सेम रिएक्शन इज, कितना होगा हमें ये बताना है। तो ये आपके पास वैल्यू दी गई है 0.082 और ये सब गिवन है। तो कैसे निकालेंगे, कोई बताएगा, बताओ 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 कैसे निकालने वाले इसको। हम सभी एक चीज़ तो जानते ही हैं कि Kp इज इक्वल टू क्या होता है, Kc RT डेल्टा Ng, ये पता है ना रिलेशन, तो यहीं से निकालने वाले हैं। Kp गिवन है कितना, 2 इंटू 10 की पावर 12, 2 इंटू 10 की पावर 12 गिवन है ना, एट 27 डिग्री सेल्सियस, 27 मतलब कि 300 केल्विन है ना, इज इक्वल टू Kc निकालना है तो Kc यहीं रख दो। R कितना है 0.82, तो ये इसको मैंने आपको एक और तरीका बताया था, 1/12 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, इंटू 300 लिख दूं, डायरेक्ट लिख दिया मैंने, ठीक है, समझ में आ गई, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, डेल्टा Ng कैसे निकालते थे भैया, नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, मतलब गैसेस एट प्रोडक्ट साइड माइनस नंबर ऑफ गैसेस एट रिएक्टेंट साइड। तो एक यहाँ पर प्रेजेंट है माइनस, इसको प्लस कर दो, 1/2 प्लस 1, 3/2 आ गया, ये होगा कितना 1 माइनस 3/2, मतलब -12 आ गया, ये -12 आ गया। क्लियर है, तो अब क्या ही करना है, चलो सॉल्व कर लेते हैं। देखो डेल्टा Ng कितना आ गया, -12 आ गया। तो अगर आप इसको लिखना चाहो तो 1/0.82 इंटू 300 का टोटल अंडर रूट कर सकते हो, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करेंगे, 2 इंटू 10 की पावर 12 इज इक्वल टू Kc। इसको अगर सॉल्व मैं करता हूं, अगर इसको मैं सॉल्व करता हूं तो लगभग 25 के करीब आएगा, ठीक है, क्योंकि अंडर रूट में है तो मैं उसको लिख सकता हूं 1/5, ठीक है,
ऐसे लिख दिया है मैंने। अब ये कैसे लिखा होगा देख लो, ये 1/0.082 इंटू 300 है, और इसको आप ऐसा लिख सकते हो, ये बोला था मैं, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने पे लगभग 1/25 आएगा, क्योंकि अंडर रूट लगा हुआ है तो मैंने 1/5 लिखा हुआ है, ठीक है। क्लियर है? तो चलो, इतना सारा ताम झाम मैं बताना नहीं चाह रहा था, कैलकुलेशन तो मेरे ख्याल से आप सभी को आती ही है। क्लियर? 1/5, तो इसको कैलकुलेट कर लो, लगभग 10 इंटू 10 की पावर 12 इज इक्वल टू KC, और इसको ही मैं लिख सकता हूँ 1 इंटू 10 की पावर 13। तो आपके पास किस में लिखना है, देखो 10 की पावर 13, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 आंसर। कितना ही इजी था। अब कई लोगों का आंसर लगभग 9.9 के करीब बनाएगा, अप्रॉक्स अपन उसको लिख सकते हैं। कई लोग इसको 1/12 लेंगे, कई लोग इसका डायरेक्ट इंटू कर देंगे तो 0.98 के करीब बना जाएगा, ठीक है। तो वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। इसको मैं लगभग 1/12 लेके चलता हूँ। क्लियर है? समझ में आ गया? चलो, अब एक क्वेश्चन आपके लिए है, वो है ये वाला आपको करना है। क्या है? देखो, x बना रहा है XYZ, ठीक। KP आपको गिवन है 3, A बना रहा है 2B, KP2 आपको गिवन है 1, है ना। तो अब आपको निकालना है इफ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट X एंड A आर इक्वल। समझ रहे हो ना क्या बोल रहा है? X और A दोनों रिएक्शन के यहां पर इनिशियल कंसंट्रेशन सेम है, ठीक है, रिएक्टेंट के। Then the ratio of total pressure of equilibrium P1/P2 is equal to x/1. The value of x is, तो आपको x निकालना है, तो P1/P2 x/1 दिया हुआ है, x आपको निकालना है। ये अगर आपसे नहीं बनेगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा इसको अपन जब अपना MPQ करेंगे तब। क्लियर है? ये वाला मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, तो ये करना ही करना है, जो दे रहा हूं कर लो, समय बहुत कम है। क्लियर? समझ गए? चलो, अब अपन आगे चलते हैं। अब आपको बहुत क्वेश्चन कुछ इस तरीके भी मिलेंगे, ठीक है। अब इसको समझना पड़ेगा कि कैसे करते हैं। देखो, बहुत इजी है वैसे तो। आपके पास 3 रिएक्शन दी गई हैं, तो मैं आपको बना देता हूं 1, ये 2 और ये 3 आपको रिएक्शन दी गई हैं, है ना। अब इस सभी के आपके पास क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन है। अब आपको क्या करना है, ये वाली जो रिएक्शन लिखी गई है, तो इसके लिए जो न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो क्या होगा ये बताना है, ठीक। अब ये वाली जो रिएक्शन है वो इनसे ही मिलके बनी हुई है। अब जब इनसे ही मिलके बनी हुई है तो इनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का भी कुछ रिलेशन होगा, तो ये हमको बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वहीं से मैंने ये उठाया हुआ है, ठीक है। मैंने खुद नहीं बनाया, वरना बोलोगे सर आप अपने मर्जी से उठा लाए। तो देखो, समझते हैं इसको जरा। अब हमको क्या बनाना है, अमोनिया चाहिए है और 5O2 है जो कि बना रहा है NO और 3H2O। तो क्या मुझको चाहिए, NH3, ठीक है। तो प्रोडक्ट साइड पे, मतलब रिएक्टेंट साइड पे मुझे NH3 चाहिए, तो इस रिएक्शन को मुझे रिवर्स करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रिवर्स। तो क्या लिखूंगा मैं इसको, देखो ऐसा, 2NH3 क्या बनाएगा वो फिर, N2, ये बनाएगा N2 प्लस 3H2, ठीक है। समझ में आ गया? क्योंकि ये रिवर्स हो चुकी है, रेसिप्रोकल हो जाएगा किसका, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। बिल्कुल सही, तो ये हो जाएगा 1/K1। सही है ना? सही है ना? मैंने कराया ये वाला, ठीक है, मना मत करना। चलो, अब हमें प्लस करना है क्या, N2 और ये सब। तो अब इसको कैसे करेंगे भाई, चलो करते हैं। अब इन दोनों को अगर मैं सम कर दूं, देखो क्या हो जाएगा फिर, ये हो जाएगा N2 प्लस H2 प्लस हाफ O2 प्लस O2, ये वाला O2 ऊपर वाला, जो कि बना रहा है क्या, 2NO प्लस H2O, 2NO प्लस H2O। समझ में आ रहा है? ये सब अपन कहां से, इसका रेफरेंस लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा N2 प्लस H2, ये हो जाएगा आपके पास 3/2O2, जो कि बनाएगा 2NO प्लस H2O। देखो अब आपके पास बहुत सारी आ गई, क्योंकि मैंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को प्लस करा हुआ है। क्या करा है, प्लस करा है। तो देखो अब मेरे पास क्या बनने वाला है, यहां पर अगर मैं प्लस करूंगा तो ये इनका क्या हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो बस अपन को अब यही समझना है, यही तो करना है। यहां पर 5/2 है, याद रखना अच्छे से, यहां पर 5/2 है। तो अगर मैं मुझे 5/2 तो चाहिए ही चाहिए है, कुछ भी हो जाए मुझे 5/2 चाहिए। तो इस रिएक्शन से सिर्फ काम नहीं बनेगा,
क्या करूं मैं, ध्यान से देखना, इस रिएक्शन में मैं 3 का इंटू कर दूं, 3H2 हो जाएगी, ये 3/2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगर मैं 3/2 का प्लस करूंगा, ठीक है, ये हो गया 3H2 और यहां पर क्या हो गया 3H2O हो गया। ऐसा मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाइड बाय 3। क्यों, मुझे 5 चाहिए। अब देखो क्या हो जाएगा, अब ये जो आपको 3/2 दिख रहा है, ये वाला 3/2, ये क्या बनने वाला है आप सभी के लिए 5/2। ये हो जाएगा आपके पास 5/2, ये हो जाएगा 3H2 और ये बन जाएगा 3H2O। क्योंकि मैंने मल्टीप्लाई करा है, स्टाइशियोमेट्री ऐड करी है, तो वो क्या बन जाती है, पावर बन जाती है। तो ये जो K3 था अब वो क्या हो जाएगा, K3 का क्यूब हो जाएगा। 3 का इंटू करा था ना, इसीलिए वो 3 की पावर पे चला गया K3 के। 2 का इंटू करते तो K3 का स्क्वायर हो जाता, 4 का करते तो K3 की पावर 4 हो जाती। क्लियर। चलो अब लिखेंगे इसको, क्योंकि दोनों रिएक्शन को अपन ने सम करा है तो इनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्या हुआ होगा, K3 का क्यूब इंटू K2। तो ये हो गया। क्लियर। अब मुझे बनाना क्या है, अमोनिया बनाना है। अमोनिया कहां से लेके आऊंगा, जहां पे मैंने उस रिएक्शन को, पहली वाली रिएक्शन को रेसिप्रोकल करा था। अब क्या करो, ये वाली जो रिएक्शन है, ये वाली रिएक्शन, इसको और इसको ऐड कर दो, तो देखो क्या बन जाएगा। इस रिएक्शन को मैं नीचे लिख रहा हूं 2NH3 प्लस N2 प्लस 3H2 प्लस 5/2O2। यहां पर देखो आप, ये 2NO प्लस 3H2O प्लस ये क्या बन जाएगा 3H2 प्लस ये वाला N2। क्लियर, समझ गए। 3H2 चले गए काटापीटी करने, N2 और N2 चले गए लड़ने के बाद बच क्या गया 3NH3, जो कि क्या बनाया प्लस 5/2O2, ये वाला, ये और ये बचा क्या फिर यहां पर 2NO प्लस 3H2O। क्योंकि मैंने दोनों को सम करा हुआ तो फिर से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। और ये वाली रिएक्शन फाइनल वाली क्या था, फाइनल वाली रिएक्शन का था K3 का क्यूब इंटू K2, क्योंकि मैंने इसका इंटू करा है और वो रेसिप्रोकल में तो डिवाइड बाय K1 हो जाएगा। तो K3 इंटू K2 डिवाइड बाय K1 हो गया। ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा, K3 का क्यूब इंटू K2 डिवाइड बाय K1, ये वाला आंसर सही होगा, ए वाला, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर, समझ में आ गया। तो इतना इजी था ये वाला, ठीक है। अब इसमें कोई भी डाउट होगा, डाउट क्लास में पूछ लेना, मस्त प्रैक्टिस में पूछ लेना, लेकिन इन जैसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करना। अब इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड में मैं ले लूंगा, क्योंकि आप ट्राई करना है इसको, ठीक है। ये तो आपने देख ही लिया है, एक बार आप ट्राई करना। तो इसी के साथ ये वाला वीडियो यहां पर समाप्त होता है, जिसमें अपन ने बहुत ही कम कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, लेकिन कम कॉन्सेप्ट क्या, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अपन ने खत्म करा है, लेकिन वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये बात। अगले वीडियो में अपन ली चार्टले प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे, तो बस अपने नोट्स के साथ तैयार रहना और मिलेंगे आने वाले वीडियो में। और मैं मिलूंगा वहां लर्न फ्री है पर बेस्ट जहां।